बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एक्ट 2 को डिस्कस करेंगे। हैडा गैब्रियल की समरी हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग इंशाल्लाह इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरा फर्स्ट एक्ट का जो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, आप लोग पहले उससे ज़रूर सुन लीजिए ताकि आप लोगों को एक्ट 2 की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। और उससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने करेक्टर एनालिसिस भी काफ़ी डिटेल में आप लोगों को अपलोड कर दिया है, वो भी आप लोग सुन लीजिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, आप लोग उस पर क्लिक करके सारे लेक्चर्स ईजीली सुन सकते हैं। ओके, अब जो है हम लोग अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्ट 2 की समरी जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो सेकंड एक्ट की शुरुआत भी पहले एक्ट की तरह होती है टेस्टमन्स के ड्राइंग रूम में। रूम बिल्कुल सेम है उसकी अपीयरेंस, एक्सेप्ट दैट ओल्ड पियानो जो कि हैडा के अकॉर्डिंग अब ओल्ड हो चुका है और वो ड्राइंग रूम के अंदर सूटेबल नहीं लग रहा, उससे रिप्लेस कर दिया गया है एक स्मॉल राइटिंग डेस्क के साथ। अब क्या होता है, हैडा जो है ओपन विंडो पर खड़ी है और वो क्या कर रही है, पिस्टल को लोड कर रही है और वो सडनली वहाँ पे जज ब्रैक की एंट्री होती है जो कि गार्डन पाथ के बैकवे से आ रहा है और वो उसे ग्रीट कर रही है। लेकिन अब वो क्या करती है, अचानक से उसे प्रिटेंड ऐसे करती है कि जैसे वो अब उसे शूट कर देगी। जैसे ही वो एंटर होता है तो उसे पिस्टल स्नैच करके साइड पे रख देता है। अब क्या होता है कि वो टेस्टमन से बात करने के लिए उस घर में आया है ताकि वो लव बग की न्यू पब्लिकेशन के बारे में कुछ डिस्कशन कर सके और प्रोफेसरशिप जो टेस्टमन लेना चाह रहा है उसके बारे में जो वो वरीड है और उसके बारे में भी डिस्कशन करना चाहता है ये टेस्टमन से। लेकिन टेस्टमन क्या है, टेस्टमन गया हुआ है आंट जोजो के घर में। ब्रैक और हैडा ये दोनों क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और गॉसिपिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि ये इंसिस्ट ये करती है कि इसने ब्रैक को बहुत ज़्यादा मिस किया और उसकी जितनी भी वेकेशंस थी टेस्टमन के साथ, यानी कि जब ये हनीमून पे गए हुए थे इन देयर वेकेशंस, तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रही थी। एंड शी बेग्स ब्रैक कि वो वर्ड यूज़ ना करे और वो वर्ड क्या है, लव। लव का वर्ड उसके सामने ना बोले क्योंकि वो उसे कहती है, उसे बताती है कि उसने टेस्टमन से शादी सिर्फ इसलिए की थी बिकॉज़ वो अब सिंगल रहते रहते थक चुकी थी और वो सोसाइटी के प्रेशर में आ गई थी और इसी वजह से उसने शादी कर ली। क्योंकि एज़ यू नो वेरी वेल कि जैसे ही एक लड़की जवान हो जाती है तो उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर आने लगता है कि वो शादी कर ले। तो उसने भी इसी तरह से इन्हीं किस्म के स्कैंडल से बचने के लिए उसने जो है शादी कर ली टेस्टमन के साथ। इसमें इसकी खुद की कोई मर्ज़ी नहीं थी, इसीलिए वो उसे वो वर्ड यूज़ करने के लिए मना करती है। ब्रैक जो है अब वो ये पूछता है कि आया वो उससे टेस्टमन के बारे में ये सोचती है कि वो एक ना एक दिन फेमस हो जाएगा। तो अब क्या होता है, हैडा उसे रिप्लाई ये करती है कि अगर वो ऐसा सोचती भी है तो वो सही सोचती है, क्योंकि टेस्टमन जो है वो एक एग्रीबल जो है ना क्रिएचर का मालिक है और वो उससे उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन ज़रूर फेमस होगा। ब्रैक ये एडमिट करता है कि वो बेशक जो है एक मतलब टेरिबल और एग्रीबल क्रिएचर है, लेकिन वो टेरिबली एम्बिशियस नहीं है। अपने बकाया फ़ीमेल फ्रेंड्स की तरह बिल्कुल भी एम्बिशियस नहीं है और वो उसके जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो एम्बिशियस हैं। अब क्या होता है कि ये दोनों इस बात पे एग्री करते हैं कि टेस्टमन की तरह का एक लर्नड मैन, यानी कि जिसके पास इनफ नॉलेज है, वो कभी भी क्विट नहीं कर सकता। और यहाँ पे हम लोगों को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि वो उसके साथ फिज़िकली अट्रैक्ट हो रही है या सेक्सुअल इंटीमेसी चाह रही है हैडा यानी कि जज ब्रैक से, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वो स्पिरिचुअली अट्रैक्ट हो रही है ब्रैक के साथ, क्योंकि वो चाहती है कि उसके घर में कॉन्सिस्टेंट विजिटर रहे। टेस्टमन की अभी एंट्री हो जाती है उनकी डिस्कशन के दौरान। अब क्या है, टेस्टमन की कंडीशन क्या है कि उसने बहुत सारी एकेडमिक्स बुक पकड़ी हुई हैं और हैडा और ब्रैक उसे देख के जो है सरप्राइज़ हो जाते हैं।
टेस्टमैन जो है वो बेसिकली अब क्या है, उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उन सारी बुक्स को पढ़ने का, लेकिन स्पेशल जो इंटरेस्ट है ना वो है आइलेट लवबर्ग की न्यू पब्लिकेशन को पढ़ने का। अब वो क्या होता है, फ़ौरन जाता है और फ्रेशन अप होता है और अनाउंस करता है कि अब उस रात के इंसिडेंट को होने के बाद कभी भी आंट जोजो इस घर में विज़िट नहीं करेंगी। वो यानी कि टेस्टमैन और ब्रैक दोनों जो हैं मेल पार्टी जो इन्होंने ब्रैक के घर पे अरेंज की है उसके लिए तैयारी करते हैं। टेस्टमैन अभी कमरे में है। हैडा जो है ब्रैक से कंप्लेन करती है कि वो हैप्पी नहीं है। ब्रैक उसे रिमाइंड करवाता है कि एटलीस्ट उसके पास एक ऐसी चीज़ है जो उसे अम्यूज़ कर सकती है, वो है उसका घर, जो कि जिसे यानी कि फोक विला जो है वो उसे अम्यूज़ कर सकता है, उसे एंटरटेन कर सकता है एज शी ऑलवेज वांटेड इट। ठीक है, और जब इंसान के पास वेरी वेल कि एक चीज़ जिसकी वो डिमांड करता हो, जिसकी वो डिज़ायर रखता हो, वो उससे मिल जाए तो वो मज़ीद डिमांड पे उतर आता है। वो कहता है कि मेरे पास और चीज़ें हों जिससे वो एंटरटेन हो सकता हो, जिससे वो सेटिस्फाइड हो सकता हो, लेकिन अब उसके पास जिस डिमांड को वो यानी कि डिज़ायर मानती थी, यानी कि घर को चाहती थी, एक ब्यूटीफुल लग्जरियस घर को चाहती थी, अब क्या था कि वो उस घर में उसे घर मिल चुका है लेकिन अब वो स्टिल हैप्पी नहीं है। लेकिन हैडा उसे रिप्लाई ये करती है कि हाउस जो है ना अब उसके लिए सिर्फ एक जोक बन चुका है। यहाँ पे हम लोग आयरॉनिकली इसकी जो डिस्कशन चल रही है वो चेकआउट करते हैं। बेसिकली प्रीवियस समर में जब इसने टेस्टमैन को इस घर को बेचने के लिए कहा था और एक रात जब सारी चीज़ें उसके लिए पर्टिकुलरली ऑकवर्ड हो चुकी थी तो टेस्टमैन जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सका और हैडा यानी कि वो किन बातों के बारे में बात कर रही है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि उसके लिए उस रात ऑकवर्ड हो चुकी थी, वो थी ओल्ड पियानो, जिसके बारे में उसने बात की थी टेस्टमैन से, लेकिन टेस्टमैन ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि इंस्टेड दिस के उसने न्यू पियानो खरीदने की बजाय वहाँ पर एक राइटिंग डेस्क रख दिया। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो इसलिए उन चीज़ों के बारे में बात कर रही है। हैडा प्लेफुली रिमार्क्ड दैट शी वुड सम डे लव टू लिव इन द हाउस। हैडा को ये याद आता है कि वो एक दिन ऐसी थी कि उसे इस तरह के घर में रहने की ख्वाहिश थी। ठीक है, लेकिन अब जब वो उस घर की मालिक हो चुकी है तो वो उससे यूज्ड टू हो चुकी है। ठीक है, ब्रैक उसे सजेस्ट करता है कि अब उसे कोई ऐसी चीज़ दोबारा से ढूंढनी होगी जो उसे एंटरटेन कर सके। और हैडा क्या कहती है कि वो चीज़ क्या हो सकती है, वो हो सकती है टेस्टमैन का पॉलिटिक्स में एंटर करना, यानी कि टेस्टमैन को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, इवन दो कि ये थॉट उस बंदे के लिए एब्सर्ड हो सकता है, यानी कि टेस्टमैन जो कि एक स्कॉलरली करेक्टर है उसके लिए ये एब्सर्ड किस्म की जॉब हो सकती है या प्रोफेशन हो सकता है। ब्रैक हिंट करता है कि सून ऐसा होगा कि उसके बच्चे हो जाएंगे और वो अपनी सारी अटेंशन उन पे लगा देगी। लेकिन अब इस पॉइंट को सुनते ही हैडा क्या करती है, वो अपनी विश जाहिर करती है। वो कहती है बी क्वाइट, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल एवर हैपन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर मी। सो ये कहती है वो कहती है कि उसे इस तरह की खुशी नहीं चाहिए जो उसे खुश ही ना रख सके, उसे सेटिस्फाइड ही ना रख सके, उससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक बाउंड कर दे। वो बच्चे नहीं चाहती, वो अपनी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर यानी कि सुनना पड़ेगा, यानी कि एक्ट 1 को ज़रूर सुनना पड़ेगा ताकि आप लोगों को एक्ट 2 में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अब क्या है कि वो ये इसलिए कह रही है क्योंकि ये उससे उसकी आज़ादी छीन लेगी, उसकी प्रेगनेंसी, उसकी फ्रीडम जो है ना उसे स्नैच कर लेगी। अब क्या होता है, टेस्टमैन एंटर होता है और वो अब पार्टी के लिए यानी कि उस मेल पार्टी के लिए ड्रेसअप हो चुका है जो कि ब्रैक के घर पे अरेंज हुई है। अब हैडा ये सजेस्ट करती है कि लवबर्ग के आने पर वो ये डिसाइड करता है, यानी कि लवबर्ग डिसाइड करता है अपने आने पर कि वो उस पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा, बल्कि वो इंस्टेड दिस हैडा के साथ डिनर करेगा। टेस्टमैन ये सोचता है कि ये तो इम्प्रॉपर सी बात लग रही है क्योंकि घर पे ना तो आंट जोजो है और ना ही कोई और ना ही मैं हूँगा, तो लवबर्ग और हैडा को अकेले छोड़ना इट्स लाइक इम्प्रॉपर,
राइट। सो वो क्या करता है, ये सिचुएशन सूटेबल कंसीडर नहीं करता। आइलेट लवबर्ग जो है वो बेसिकली आता है और अपनी न्यू बुक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो जस्ट हर एक को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहा है। जो पुरानी बुक उसने पब्लिश की थी वो थी जनरल हिस्ट्री ऑफ द पास्ट, लेकिन अब जो पब्लिश करने जा रहा है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट लेके आया है वो अपने साथ। वो कह रहा है वो ज़रूर वर्थ रीडिंग होगी और वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी होगी। जो न्यू बुक है वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन है, लेकिन जो प्रीवियस बुक उसने पब्लिश कर चुका है वो थी उसकी जनरल हिस्ट्री ऑफ द पास्ट। अब जो है आइलेट लवबर्ग ये भी कहता है कि वो जो है टेस्मन के साथ compete नहीं करना चाहता फॉर द पोजीशन एट द यूनिवर्सिटी। हमने पहले जो एक्ट था उसमें ये डिस्कस किया था कि टेस्मन इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान था कि अब जो है जो आइलेट लवबर्ग है उसने न्यू बुक पब्लिश की है और उसकी इतनी ज़्यादा उसने सक्सेस अचीव कर लिया है कि अब उसे यूनिवर्सिटी में एक ईजीली प्रोफेसरशिप की पोजीशन जो है उसे मिल जाएगी और वो रह जाएगा, ठीक है, जो कि उसका ड्रीम है प्रोफेसरशिप को गेन करने का। लेकिन अब जब वो उसने कह दिया कि वो उसके साथ compete नहीं करना चाहता तो अब वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करने लगा है और उसे लगने लगा है कि अब उसके रास्ते में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि रुकावट बनेगी उसके प्रोफेसरशिप को गेन करने में। लेकिन हैडा इस बात पे बिल्कुल भी खुश नहीं होती उसकी एक्साइटमेंट को देखकर। इस पॉइंट पे हैडा उसे ये सजेस्ट करती है कि उन्हें पार्टी के लिए जाने से पहले एक पंच लेना चाहिए जितने भी मेन हैं। लेकिन आइलेट लवबर्ग रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि उसे जो है ना अल्कोहल वो पीना नहीं चाहता। अब क्या होता है, ब्रैक और टेस्मन ये एडजॉइनिंग रूम में जाते हैं और पंच लेते हैं क्योंकि हैडा ने बोला था, इसलिए वो गए पंच लेने यानी कि शराब पीने। अब क्या होता है कि हैडा जो है आइलेट लवबर्ग को इंटरटेन करती है, अम्यूज़ करती है और वो इमीडिएटली एक्सप्रेस करता है अपनी परेशानी कि वो हैडा को क्या बुलाए, हैडा टेस्मन बुलाए या हैडा गैबलर बुलाए। वो जो है बेसिकली एक डिस्कशन शुरू कर देते हैं जो कि उनके पास से रिलेटेड होती है। और वो डिस्कशन क्या होती है, ये बात डिस्कस होने से पहले टेस्मन एंटर होता है और वो प्रिटेंड ऐसे करने लगते हैं कि वो जैसे बात कर रहे थे उस माउंटेन की पिक्चर के बारे में जो कि टेस्मन ने हैडा और टेस्मन के हनीमून के ऊपर हनीमून पर जो है उन्हें माउंटेन की पिक्चर दिखाई थी ना, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने प्रिटेंड किया। आइलेट ने करेक्टली गेस किया कि हैडा जो है ना टेस्मन से लव नहीं करती और वो उससे पूछता है कि क्या कभी वो मुझसे मोहब्बत करती थी। आइलेट यानी कि मुझसे मोहब्बत करती थी एंड शी एडमिट्स, वो एडमिट करती है कि ये किसी भी इंसान के साथ यानी कि स्पेशल इंटीमेसी शेयर करना उसके लिए थ्रिलिंग हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब क्या होता है कि आइलेट लवबर्ग अपनी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स के बारे में कन्फेस करता है हैडा के सामने। जैसे जब और वो ये भी बात करते कि जब उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था और हैडा जो है ब्रेकअप करना चाहती थी आइलेट लवबर्ग से, उस रिलेशनशिप से जान छुड़ाना चाहती थी, तो उसने क्या किया था, आइलेट लवबर्ग को अपनी फादर्स की पिस्टल से शूट करने के लिए थ्रेट किया था, यानी कि उसे डराया था कि वो उसे शूट कर देगी। येट शी वॉज टू अफ्रेड ऑफ द स्कैंडल एंड लेकिन स्टिल वो क्या थी कि स्कैंडल से वो डरती थी। और इस पॉइंट पे आके अब वो ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर मिसेस एलिफ्स्टेड आ जाती हैं। मिसेस एलिफ्स्टेड के बारे में आने से पहले क्या होता है कि आइलेट लवबर्ग जो है हैडा को कहता है कि मिसेस एलिफ्स्टेड से उसने कुछ भी ऐसा कन्फेस नहीं किया क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए स्टूपिड है, अंडरस्टैंड करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल पर्सन नहीं है। हैडा जो है वो कहती है कि वो आइलेट लवबर्ग से कुछ कन्फेस करना चाहती है, लेकिन आइलेट कंसीडर करता है कि वो शायद ये होगा कि वो अपने पैशन ऑफ लाइफ को शेयर करना चाहती हो। लेकिन हैडा जो है वो वार्न करती है कि वो ऐसा भी नहीं चाहती।
इस मोमेंट पे मिसेस एलिपस्टेड अब आ जाती हैं और वो उन सारे मर्दों को उस रूम में जो बैठे हुए हैं उन सबको ग्रीट करती है। और हैडा जो है अब क्या करती है, इस कंडीशन में आके बैठ जाती है कि वो उन दोनों के दरमियान में बैठ जाती है, यानी कि आइलेट लवबर्ग और मिसेस एलिपस्टेड के दरमियान में आके बैठ जाती है, ताकि जो है इन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस मेंटेन रहे। और आइलेट लवबर्ग जो है बेसिकली क्या होता है, तो वो पूछता है हैडा से कि वो मिसेस एलिपस्टेड को एडमायर करे, और वो ये भी बयान करता है कि कैसे उसने इसे इंस्पायर किया, यानी कि किया एलिपस्टेड ने आइलेट लवबर्ग को इस तरह से इंस्पायर किया कि वो सीधे रास्ते पे आ गया अपनी लाइफ के। हैडा जो है अब क्या करती है, वो इनसिक्योर फील करना स्टार्ट कर देती है और वो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होने लगता है, और मिसेस एलिपस्टेड के लिए ये एक थ्रेट बन जाती है और एक अलार्म बजता है कि जब हैडा ये मेंशन करती है ब्रैक्स की अम्यूज़मेंट एट आइलेट हेजिटेंस टू ड्रिंक द पंच, राइट, कि मतलब ब्रैक जो है उसने अम्यूज़ किया आइलेट को कि वो पंच ले ड्रिंक करने के लिए, ठीक है। लेकिन आइलेट वो क्या करता है, रिजॉल्व कर देता है इन सारी चीज़ों को और डिक्लेयर करता है कि अब उसे कोई परवाह नहीं कि उसके बारे में कोई क्या सोचता है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो मिसेस एलिपस्टेड है जिसने कि आइलेट लवबर्ग की अल्कोहल से जान छुड़वाई थी, अब उसे ये अचानक से जब न्यूज़ मिलती है कि जज ब्रैक ने उसे अम्यूज़ किया कि वो ड्रिंक करे, लेकिन अब क्या है कि वो जो जैसे उसे ये न्यूज़ मिलती है ना कि उसने उसे अम्यूज़ किया पंच करने के लिए, लेकिन हालांकि उसने किया नहीं होता आइलेट लवबर्ग ने, लेकिन उसे अब एक वो हो जाती है, डर लगने लगता है कि इसने कर ना लिया और दोबारा से स्टार्ट ड्रिंकिंग करना। अब वो जो है ना इस बात पे आइलेट लवबर्ग ये कहता है कि अब उसे कोई परवाह नहीं है कि उसके बारे में कोई क्या सोचता है। हैडा जो है वो बेसिकली मिसेस एलिपस्टेड से कहती है कि अब जो है ना वो उस मॉर्निंग के बाद उसके पास कोई भी ऐसी रीज़न नहीं है जो उसे बयान कर सके। आइलेट लवबर्ग बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और वो कहता है कि मिसेस एलिपस्टेड को ऐसी क्या बात है जो परेशान कर रही है। आइलेट जो है अब बहुत ज़्यादा एंगर हो जाता है, गुस्से में आ जाता है मिसेस एलिपस्टेड की प्रीजम्पशंस पे, क्योंकि वो पहले ही उससे प्रीज्यूम कर लेती है ना, प्रीज्यूम कर लेती है कि इसने जो है ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा, इसी वजह से वो गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है पार्टी के लिए। हालांकि वो पहले मान नहीं रहा था कि वो टेस्टमैन और जज ब्रैक के साथ पार्टी में जाएगा, लेकिन अब जो है इस बात में गुस्से के आने के बाद वो मानता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब इन दोनों के साथ पार्टी में जाएगा, और वो साथ में अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भी ले जाता है जो कि उसकी अपकमिंग बुक की होती है। और वो जो है ना अब क्या करता है कि वहाँ पे जाता है और ये बेसिकली इसलिए साथ लेके गया है ताकि वो टेस्टमैन को दिखा सके कि इसमें उसने क्या क्या मेंशन किया है। अब जो है वो प्रॉमिस करता है रिटर्न करने के लिए मिसेस एलिपस्टेड के घर पे, लेकिन ये तीनों आदमी जो है चले जाते हैं और मिसेस एलिपस्टेड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन हैडा इंसिस्ट करती है कि वो यहीं पे रहे और इंतज़ार करे आइलेट लवबर्ग की वापसी का, और वो प्रॉमिस करती है कि वो जैसे ही वापस आएगा तो उसके सर पे वाइन लीव्स होंगे। और वो वाइन लीव्स जो हैं क्या होते हैं, ये बेसिकली एक सिम्बॉलिकली जो है एल्यूड किया गया है ग्रीक मिथ से, जो कि ग्रीक गॉड डायोनिसस से इसे जो है मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ग्रीक गॉड डायोनिसस जो थे वो बेसिकली ज़्यूस और सेमिले के सन थे, और रोमन में इन्हें बक्कस के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली ग्रीक गॉड डायोनिसस जो थे ये ग्रीक गॉड ऑफ वाइन और प्लेयर थे, और ऑल्सो यू कैन से कि ये बेसिकली ना अल्कोहल को पसंद करने वाले खुदा थे तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे दोबारा से ये फिर से ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया इसने आइलेट लवबर्ग ने, इसीलिए इसे लिंक किया जा रहा है उस वाइन लीव्स के साथ जो कि सिम्बॉलिकली ग्रीक गॉड डायोनिसस से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं या उन्हें अच्छे से समझ सकते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एज़ वेल एज़ शेयर कीजिएगा विथ योर फ्रेंड्स। दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते एक कमेंट ज़रूर बनता है। और अगर आप लोगों को कोई भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लेक्चर यू कैन डिस्कस इट थ्रू द कमेंट सेक्शन। अल्टीमेटली आई विल रिप्लाई यू। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।